गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा ये लेसन 5 कोयला एवं पेट्रोलियम समाप्त हो गया था। हाँ, तो कोयला और पेट्रोलियम पूरे लेसन में आपने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे ना, प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े थे आपने। और उसके बाद कोयले का उत्पादन पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम का उत्पादन पढ़ा, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण पढ़ा। उसके बाद आपने प्राकृतिक गैस पढ़ी, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, उसके उपयोग पढ़े हैं। तो कल हमारा ये लेसन समाप्त हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसका क्या है? कोयला और पेट्रोलियम के ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा है ना, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु, जल, मृदा और खनिज प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन जब लेसन हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु, जल, मृदा और खनिज प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, है ना। तो आपने पढ़ा था जीवाश्म जो मृत रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कौन कौन से जीवाश्म ईंधन? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अब ये मतलब जीवाश्म ईंधन कैसे हैं? जैसे बताया था, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहाँ? हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती है ना। जब मतलब जो जीव जंतु मृत हो जाते हैं वो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उनका मिट्टी की परत जमती जाती है और उच्च ताप और उच्च ऊष्मा के कारण वायु के बगैर क्या होता है, वो धीरे धीरे उनका मिट्टी की परत जमती जाती है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं जो हमें पृथ्वी के भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं? जैसे तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, वो जीवाश्म ईंधन है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो लेसन में आपने ये पढ़ा था इसको कि कोयले की कहानी जैसे मैंने बताई थी कि जब मृत वनस्पति क्या होती है, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाती है तो उसके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है और कई वर्षों के बाद वो क्या होता है, कोयले में परिवर्तित हो जाती है। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। इसके बाद कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं? कोयले से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले के उत्पाद हैं। जो कोयले से हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोयले के उत्पाद कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं? कोक है, कोलतार है और कोयला गैस कोयले के उत्पाद है। क्वेश्चन 5वां, पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है, ऐसा क्यों है? मतलब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जो है वो जल की परत के ऊपर है, ऐसा क्यों? कल जो डायग्राम बताया था मैंने, उस डायग्राम में आपने देखा होगा कि जल है, जल के ऊपर तेल की परत और गैस की परत उसके ऊपर रहती है। तो इसका कारण क्या है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन क्या था? पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों होती है, इसका कारण देखना है। तो इसका कारण मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था। तो इसका आंसर क्या है? पेट्रोलियम तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, ये जल में मिश्रित नहीं होते हैं, है ना। तो अतः ये जल की परत के ऊपर रहते हैं। जो पेट्रोलियम तेल और गैस जो है वो जल से हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण क्या था? कोई भी चीज़ हल्की होती, मैंने कल बताया था, ऊपर की ओर तैरती नहीं है। तो ये जो जल है, ये पेट्रोलियम तेल और गैस जो है जल में मिश्रित नहीं होते और मिश्रित नहीं होने के कारण ये जल की परत के ऊपर रहते हैं।
तो आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और ये जल में मिश्रित नहीं होते हैं, अतः ये जल की परत के ऊपर रहते हैं। इसका कारण हो गया, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान, खाली स्थान हमको भरना है। पहला खाली स्थान है खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। तो कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है उसके हमको नाम लिखना है। तो कौन कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं आपके? तो पहले में क्या आएगा? कोयला, तथा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन। दूसरा है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था ना, जब पेट्रोलियम के परिष्करण में शुद्धिकरण किया जाता है तो उसके प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम परिष्करण कहते हैं। परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो कल हमने आपने देखा था सीएनजी और एलपीजी के हमने उपयोग देखे थे। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन सा है वो हमको लिखना है। तो वो कौन सा है? सीएनजी। कौन सा है? सीएनजी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। फिर से एक बार आप खाली स्थान देख लीजिए कि कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दो खाली स्थान दिए आपको, जीवाश्म ईंधन पूछा गया है। तो पहले में आएगा कोयला और दूसरे में आएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, मतलब जिससे प्रदूषण नहीं फैलता, कौन सा है? वो सीएनजी है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और खाली स्थान हो गए हैं। इसके बाद में आपको सही जोड़ी करवाती हूँ। हाँ बच्चों, अभी आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न और खाली स्थान देख लिए। अब हम इसके सत्य और असत्य देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। सत्य के आगे सत्य लिखोगे और असत्य के आगे, गलत के आगे असत्य लिखोगे। तो पहला क्या है? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो आप बताइए, क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। तो क्या होगा? पहला वाला आपका असत्य। क्या होगा ये? असत्य। तो आप इसमें क्या लिखोगे? असत्य। दूसरा है पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। दूसरा क्या है आपका क्वेश्चन कि पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो आपने इसके सीएनजी के लाभ भी देखे थे और खालिस्तान में भी देख लिया कि सीएनजी कम प्रदूषक है। तो क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। तीसरा, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। लेसन पढ़ते समय मैंने आपको बताया था ये कि कोक क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो क्या होगा? जब कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन है? कोक है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा कि असत्य होगा? ये क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तीसरा, कोलताल विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ठीक, कोलताल जो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये भी लेसन में जब पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि कोलताल कई पदार्थों का मिश्रण होता है। तो ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। तो ये क्या है? मिट्टी का तेल एक जीवाश्म, कोई मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है। तो ये आपका क्या होगा? मिट्टी का तेल कोयले के समान तो बनता नहीं है ना। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। फिर से आप देख लो, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य है आपका। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है। कोलताल विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य है। और मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, ये असत्य है। तो आज हमने क्या देखा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
खालिस्तान और सत असत देखे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। और ये जितना मैंने आपको करवाया है उसको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये आपका एक होमवर्क है। आप इसमें से अपनी कॉपी में पूरा, पहले आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखोगे, फिर खालिस्तान लिखोगे और उसके बाद आप सत और असत लिखोगे। ये आप मेरे को मंडे को पूरा लिखकर भेजेंगे तो मैं आपका देखूंगी आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है।